संस्कृत की ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संस्कृति के तत्व बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड पेपर। प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। सभा और समिति पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृत साहित्य में एक सूक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, अर्थात वे सभा नहीं जिसमें कि वृद्ध पुरुष न हो। वे उदाहरण बताता है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में सभा का और इसके साथ ही समिति का भी प्रचलन था। सभा व समिति का उल्लेख ऋग्वेद तथा अथर्ववेद आदि में कई स्थलों पर आता है। वहाँ लिखा है कि सभा व समिति प्रजापति की दो विदुषी पुत्रियाँ हैं, जिनमें अच्छे सभासद एकत्रित होकर उत्तम प्रकार से बोलने की इच्छा प्रकट करते हैं। सभा ये समिति के समान एक अन्य राजनीतिक संगठन था। अथर्ववेद के एक मंत्र में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि सभा में अनेक लोग मिलकर जिस निर्णय पर पहुंचते हैं वे सबके लिए अलंघनीय होता था, अर्थात सभी का उसको पालन करना होता था। सभा में सभासदों के बीच किसी विशेष प्रश्न पर स्वतंत्रता पूर्वक विवाद होता था तथा निर्णीत सिद्धांत सबके लिए मान्य एवं अनिवार्य होते थे। यही कारण है कि शुक्ल यजुर्वेद की सांस्कृतिक प्रार्थना में युवा पुरुषों को सभा में योग्य होने की इच्छा प्रकट की गई। सभा में राष्ट्र के वृद्धों को स्थान मिलता था। इसका कार्य अपराधियों के अपराध का निर्णय करना तथा तद अनुसार दंड विधान होता था। दूसरे शब्दों में सभा उच्च न्यायालय का कार्य भी संपादन करती थी। राजा इसकी सहायता से अपने कार्यों का निर्वाह करता था। सभा के सदस्य सभ्य, सभ्य, सभासद या सभासीन कहलाते थे। सभा का अध्यक्ष सभापति होता था। सभा में एक प्रधान रक्षक भी होता था, जिसे सभा पालक कहते थे। सभा में बोलने के लिए कुछ नियम निश्चित थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर सभा को कलविस्फोट अर्थात पाप या अपराध का परिमार्जन करने वाली कहा गया है। समिति राजा अपने जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था। उसकी सहायता के निमित्त जिन पूरे दो विशिष्ट जनसंघों का निर्देश मिलता है, उनमें सभा के अतिरिक्त समिति भी थी। समिति पूरे राष्ट्र की संस्था थी, जिसमें राष्ट्र की समस्त जनता या उसके प्रतिनिधि एकत्र होकर राजा का निर्वाचन करते थे। समिति में राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी। राजा का ये कर्तव्य है कि वे समिति में अवश्य जाए। ऋग्वेद छांदोग्य उपनिषद के एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि समिति जातीय राष्ट्रीय सभा न थी, प्रत्युत एक जातीय साहित्य सभा के समान थी। समिति जनता द्वारा चुनी हुई संस्था थी, जिसे जनसाधारण को स्थान मिलता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा के लिए स्पष्ट कहा गया है कि जनता ने जिसे उसे चुना है और वह राष्ट्र के सर्वोच्च स्थान पर बैठकर अपने कर्तव्यों का पालन करें तथा ऐश्वर्य का भोग करें। वेद मंत्रों में राजकृत शब्द का कितनी ही बार उल्लेख है, जिसका कदाचित मतदाता से तात्पर्य है। समिति द्वारा राजा के पद च्युत किए जाने तथा उसकी पद पर पुनः उसी पद पर स्थापित किए जाने का उल्लेख भी वेदों में है। समिति सभा की तुलना में एक बड़ी संस्था थी। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था तथा इसके सदस्य सामित्य कहते थे, जिसमें सूत्रकार व अन्य शिल्पी भी उपस्थित रहते हैं। वैदिक काल में सभा और समिति के सदस्यों का परस्पर सहयोग से कार्य करना आवश्यक समझा जाता था। यह भी अपेक्षित था कि सभा और समिति के सदस्यों के मन एक हो, उसकी वाणी एक हो, उनका विचार विमर्श एवं समान हो और वे एक ही मंत्र का निर्धारण करें। प्राचीन कर प्रणाली पर हम चर्चा करेंगे। राज्य की आय के साधन कर जो था, प्राचीन समय में कर राजस्व संग्रह एक प्रकार का आय का साधन था। राज्य की आय के साधन के रूप में प्राचीन भारत में राजस्व संग्रह करने तथा उसके उपयोग
की ओर से बहुत ध्यान दिया जाता था, क्योंकि वही सुव्यवस्थित प्रशासन का मेरुदंड होता था। कृषि कर राजस्व को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। साधारणतः भूमि कर उपज के छठे भाग के बराबर लिया जाता था, जो नगद या अनाज की शक्ल में दिया जा सकता था। किंतु कर की सबसे ऊंची दर 10 से 30% तक के उदाहरण भी मिलते हैं। कर व्यवस्था में इस बात पर जोर दिया जाता था कि न्याय संगत एवं समता पर आधारित होनी चाहिए और राजा कर देने वाले दोनों को ही ये संतोष होना चाहिए कि कर न तो बहुत है और न बहुत ही कम है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। व्यापार तथा उद्योगों में कुल लाभ पर वसूल किया जाता था और यदि दर में कोई दुगुनी वृद्धि करनी होती थी तो वे बहुत धीरे धीरे की जाती थी। किसी से भी बहुत जल्दी कई बार वसूला नहीं जाता था। प्राचीन भारत में अन्य आय के साधनों तथा राज्य करों का निम्नलिखित 10 रूपों में वर्गीकरण किया जा सकता है। भूमि कर, खानों पर कर, वाणिज्य कर, उद्योगों से प्राप्त कर, क्रय विक्रय कर, उत्पादन कर, आयात तथा निर्यात कर, प्रत्यक्ष कर जो मुख्य रूप से तौल या माप के उपकरणों, वसूलियों और कारीगरों आदि पर लगाया जाता था। राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसाय, नमक, मद्य, खनिज आदि, जंगलों आदि को राज्य के अधीन रखा जाता था। अर्थदंड के रूप में आय तथा आपातकाल में अतिरिक्त कर। कर मुक्त मुख्य संस्थाओं और व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है। सैनिकों के गांव, गूंगे, बहरे, अंधे आदि असमर्थ व्यक्ति, ब्रह्मचारी, छात्र, स्त्रियां और बालक, याज्ञिक, ब्राह्मण तथा धर्म साधन में लगे तपस्वी और शूद्र, इन व्यक्तियों से कर से मुक्त रखा गया है। इन करों से प्राप्त आय का इन 6 मदों में किया जाता था। राजा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, सेना और युद्ध का व्यय, प्रशासन के संचालन का व्यय, प्रजा के हितकारी कार्यों में होने वाला व्यय, दान में होने वाला व्यय, राज्य की स्थिरता एवं सुरक्षा हेतु कोष निर्माण। इसके अतिरिक्त हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में 3 प्रकार के ऋण होते थे। 3 प्रकार के ऋण होते थे: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्राणी ब्रह्मचार्य आश्रम में अपना विद्या अध्ययन समाप्त कर जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उस समय उस पर कई ऋण होते हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण का संबंध पारिवारिक जीवन से है। समाज की उन्नति और विकास के लिए पितृ ऋण का सिद्धांत अत्यंत ही आवश्यक है। इस ऋण को संतान उत्पत्ति द्वारा चुकाया जाता है। ऋषि ऋण, ये ऋण स्वाध्याय द्वारा चुकाया जाता है। गुरुकुल में ऋषि ऋण अपने जीवन और तप का फल विद्या के रूप में ब्रह्मचारियों को देते थे। देव ऋण, इस ऋण को यज्ञ आदि द्वारा चुकाया जाता है।